नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे एक एक फेज की वोटिंग खत्म होती जा रही है, ये उतना ही दिलचस्प बनता जा रहा है। चुनावी पिच पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही स्कोर करने में जुटे हैं। दोनों पक्षों का मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा गोल कर 2024 की जंग को जीतना। लेकिन जीत की हड़बड़ी में विपक्ष ऐसी गलतियां भी कर दे रहा है जो उससे महंगी पड़ रही है। वहीं पिछले साल 23 जून को बिहार के पटना में जब विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को हराने के लिए एकजुट लड़ने का संदेश दिया तो देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों में इस गठबंधन की सीमा दिखने लगी और अब एक के बाद एक इसकी सच्चाई सामने आती जा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने बड़ा खुलासा किया है, जिस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। राहुल गांधी के घर क्यों गए अभिषेक बनर्जी? क्यों नहीं हो पाया कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन? 2024 में बीजेपी को हराना कितना मुश्किल? इलेक्शन पिच पर विपक्ष ने कैसे की बड़ी गलती? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही कांग्रेस की सच्चाई भी सबके सामने ला दी है, क्योंकि ममता के इशारे पर भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बड़ा खेल कर दिया है चुनाव से पहले। सुलगता में आपको आगे बताएंगे विपक्ष की वो गलती जो बन रही है, उसके नुकसान की वजह। लेकिन सबसे पहले बात अभिषेक बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आखिर बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच अलायंस क्यों नहीं हुआ। अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती थी, मगर लंबे समय तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उलझ गई, इस कारण से हमारा गठबंधन ही नहीं हो पाया। डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के सच्चे प्रतिनिधि हैं। वहीं गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मैं गंभीर नहीं होता तो मैं सुबह 6 बजे दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर नहीं जाता। हम पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की आलोचना के बावजूद हमने महीनों तक इंतजार किया। हमारी पार्टी ने लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को दिसंबर तक का समय दिया था, लेकिन हम ज्यादा वक्त तक इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें भी तैयारी करनी थी। 31 दिसंबर 2023 तक सीएम ममता बनर्जी सहित पार्टी के एक भी प्रवक्ता ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। सीट बंटवारे के मसले पर हमारी बातचीत विफल रही। बता दें कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को केवल 2 सीट देना चाहती थी, मगर कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें मांग रही थी। इसी बात को लेकर काफी दिनों तक जद्दोजहद चलती रही। टीएमसी ने कांग्रेस को 31 दिसंबर 2023 तक सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने को कहा था, मगर इस डेडलाइन तक भी दोनों दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। इस तरह बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। बता दें कि बंगाल में गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में टीएमसी को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों दलों के बीच नापाक रिश्ता बन गया है। अधीर के इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को इंडिया गठबंधन का गद्दार तक बता दिया। बंगाल में टीएमसी सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस में अकेले डाला था। 42 में से कांग्रेस ने केवल 2 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब आपको ये बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस ने ऐसे कितने सेल्फ गोल यानी कि गलतियां कर दी हैं, जिससे उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिव नाम वाले अपने प्रत्याशी की जमकर तारीफ करते हुए कह दिया कि उनका शिव राम का मुकाबला करेगा। अब राम और शिव तो एक दूसरे को अपना देव मानते थे,
इसी बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की अदालत में ले गए और जमकर भुनाया। वही दूसरी गलती अमेठी रायबरेली पर लेट लतीफी की, क्योंकि पिछले 4-5 दशक से अमेठी और रायबरेली नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। ज्यादातर उनके ही परिवार के सदस्य वहां से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी क्या हारे? कांग्रेस आखिर तक इस उलझन में घिरी रही, क्या करें? बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने ट्वीट किया कि राहुल कहते हैं कि डरो मत, लेकिन खुद ही अमेठी में डरे हुए हैं। इस दुविधा का नतीजा ये हुआ कि पर्चा भरने के आखिरी दिन से एक दिन पहले तक ऊहापोह बनी रही। इस लेट लतीफी का असर सिर्फ अमेठी रायबरेली जैसी सीटों पर कांग्रेस की उम्मीदों के कम होने भर तक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। रायबरेली में तो सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद ही तय हो गया था कि वो नहीं लड़ेगी, लेकिन अब रायबरेली से कौन लड़ेगा, ये डिस्कशन कांग्रेस में लंबा खिंच गया। जिस अधीर रंजन चौधरी को 5 साल तक कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बनाकर रखा, उनकी ममता बनर्जी से ऐसी अदावत है जो बीजेपी की पैरोकारी करने लगे। एक रैली में अधीर रंजन ने कह दिया कि बीजेपी को वोट भले देना दे, टीएमसी को नहीं देना है। अधीर रंजन के बयान से कांग्रेस में जहां असमंजस की स्थिति हो गई, वहीं बीजेपी इसे चुनाव में कैच कर रही है। बता दें कि बंगाल वाले अधीर बाबू बीजेपी को वोट दिलाने के लिए अधीर हो रहे हैं, तो उसी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के महासचिव कुणाल घोष बीजेपी उम्मीदवारों की तारीफ करने लगे। ये विपक्ष के लिए परेशानी का सबब है। वहीं पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया, वो बंगाल में चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ ले जा सकता है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कहते हैं, अगर मैं 2 घंटे के अंदर बीजेपी को भागीरथी नदी में नहीं फेंक सका तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आप लोगों को शक्तिपुर क्षेत्र से नहीं रहने दूंगा। अगर आप सोचते हैं कि मुर्शिदाबाद में केवल 30% निवासी हैं, तो हम बता दें कि हम 70% हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम समाजवादी पार्टी की नेता है। फर्रुखाबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंची तो वोट जिहाद का राग अलापने लगी। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम कहती हैं कि संघी सरकार को हटाने के लिए बहुत अक्लमंदी के साथ एकजुट होकर बहुत खामोशी से वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। मारिया के इस बयान को धर्म के नाम पर मुस्लिम वोटों को लामबंद करने वाला माना गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी जहां मारिया का बचाव कर रही है, वहीं बीजेपी हमलावर है। इतना ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया है। दिल्ली में ही देखिए तो विरोध इतना तेज बढ़ा कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। उसी तरह शीला सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया, जबकि नसीब सिंह और नीरज बसोया जैसे पूर्व विधायकों भी ने पार्टी छोड़ दी। दूसरी तरफ गुजरात में मध्य प्रदेश तक बीजेपी से लड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, लेकिन गुजरात में सूरत के कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुमानी हो या मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अध्यक्ष कांति बम, दोनों जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने इन मौके पर अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस को दूसरा उम्मीदवार उतारने का मौका ही नहीं मिला। इस पर सोशल मीडिया पर किसी ने चुटकी ली कि किसी भी लवारिस कांग्रेसी को छूना मत, बम हो सकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बयान काफी पहले दिया था कि हिंदू धर्म की शक्ति से वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव की सरगर्मी तेज हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, मैं उस शक्ति से लड़ना चाहता हूं। मुझे मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं, उस शक्ति को हराना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता बीजेपी से लड़ते लड़ते अचानक कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि अपनी ही मुश्किलें बढ़ा देते हैं। ऐसा ही बयान इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने दिया। पित्रोदा ने तो अमेरिका में बैठकर अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लगाने की बात की थी। वो बात यहां कांग्रेस के लिए घात बन गई। इसी विरासत टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में प्रचार दर प्रचार ऐसा माहौल बनाया कि हाथ पर बटन दबाने का मतलब अपनी संपत्ति से भी हाथ धोना बन गया। वो जाहिर तौर पर 2024 के इस चुनावी मैच में कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के नेताओं के बोल बच्चन विपक्ष को टेंशन देने वाले हैं और इस वजह से बड़े बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।